नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुकी हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। और सबसे पहले बात करते हैं ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर को आगामी श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय महिला टीम की ओडीआई कप्तान के रूप में नामित किया गया है। अनुभवी मिताली राज ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, क्योंकि बीसीसीआई ने उसी दिन श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टीम की घोषणा की, जहां हरमनप्रीत को 50 ओवर के प्रारूप में कप्तान के रूप में चुना गया था। मिताली ने अगर महिला एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी के रूप में संन्यास लिया। 26 जून 1999 को आयरलैंड के खिलाफ मिल्टन कीन्स में पदार्पण करने के बाद उन्होंने 232 ओडीआई अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 50.68 की औसत से 7,805 रन मिताली ने बनाए। उन्होंने देश के लिए 12 टेस्ट और 89 टी20 मैच खेले और टेस्ट में 699 और टी20 मैच में 2,364 रन बनाए। और मोना, अगर मिताली की बात करें तो एक बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम रहा है और दशकों से जिस तरह का खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, महिला क्रिकेट में उन्होंने एक जो देश का नाम स्थापित किया है। अब जबकि मिताली ने अपने संन्यास की घोषणा की है, आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो मिताली राज के ना रहने पर किस तरीके से टीम इंडिया को क्या कुछ मतलब एक वैक्यूम जो आया है मिताली के ना रहने पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, 23 साल का अंतर्राष्ट्रीय करियर, 333 मैच और 10,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन। मुझे लगता है अगर करियर की बात करें तो शायद 24 साल तक खेलने वाले सचिन तेंदुलकर ही उनके मुकाबिल ठहरते हैं। तो बहुत ही लंबा, और शुरू भी जब उन्होंने किया डेब्यू मैच में अपने शतक जमाया था 16 साल की उम्र में, और जाते जाते भी वो अपने करियर में शीर्ष पर रही। कल ही जो आईसीसी की रैंकिंग आई थी 7वें स्थान पर, उसमें बल्लेबाजों में थी मिताली राज। तो इतना लंबा करियर होना और उस करियर में एक जो निरंतरता का स्तर है उसको बरकरार रखना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ सिर्फ उनके क्रिकेट के रिकॉर्ड की ही बात नहीं है, बात यह है कि जिस दौर में उन्होंने खेलना शुरू किया तब वो जमाना होता था कि अरे लड़की हो क्या क्रिकेट खेलोगी, और वहां से लेकर बीसीसीआई की छत्र छाया में महिला क्रिकेट आया, महिलाओं की चैंपियंस लीग होने लगी, महिलाओं के आईपीएल की बात हो रही है, एक पेशेवर के तौर पर महिला क्रिकेट को अपनाया गया है। ट्रेन से शुरू हुआ सफर बिजनेस क्लास प्लेन तक पहुंच गया है। तो ये जितना उतार चढ़ाव है वो पूरा मिताली ने अपने करियर में देखा है। और न सिर्फ एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में वो एक अच्छे कप्तान के रूप में विदा हुई है, बल्कि एक ऐसे पायोनियर के रूप में, एक ऐसे पुरोधा के रूप में उन्होंने आज खेल को अलविदा कहा है, जिससे आने वाली कई पीढ़ियां प्रेरित होती रहेंगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो 3 दिसंबर 1982 को करीब 39 साल की हैं मिताली राज, और जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर की अगर टेस्ट मैच में डेब्यू की बात करें तो 14 जनवरी 2022 को इंग्लैंड के साथ टेस्ट में उन्होंने डेब्यू किया था, और 16 नवंबर 2014 को जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका के टेस्ट में, जो उनका लास्ट टेस्ट था, ओडीआई में उनका जो डेब्यू हुआ 26 जून 1999 में आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना डेब्यू किया, और जो लास्ट उनका ओडीआई मैच था वो 24 फरवरी 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ था। तो टी20 मैच की बात करें तो 5 अगस्त 2006 को इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने टी20 में अपना जो डेब्यू है वो किया था, और एक बेहतरीन रिकॉर्ड उनके नाम है। 11 टेस्ट मैच खेले हैं, 216 ओडीआई खेले हैं, 89 टी20 मैच खेले हैं, 663 रन उन्होंने टेस्ट में बनाए हैं, 7,004 रन ओडीआई में बनाए हैं, और 2,232 रन की पारी उन्होंने टी20 मैच में खेली है। तो वैसे भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा 24 मैच खेलने वाली वो दुनिया की पहली खिलाड़ी हैं, और इसके अलावा विमेंस ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में लगातार
7 अर्धशतक लगाने वाली वो पहली महिला बल्लेबाज है। तो तमाम रिकॉर्ड जो हैं उनके नाम हैं और इन सभी रिकॉर्ड्स के साथ जिस तरह का करियर उन्होंने किया है, मुझे लगता है मोना बहुत सारे जो हमारे बडिंग क्रिकेटर्स हैं उनके लिए वो प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। बिल्कुल, न सिर्फ वो इतने जो रिकॉर्ड आपने बताया, इसके अलावा महिला वनडे क्रिकेट में 7,000 से ज्यादा रन बनाने वाली भी वो पहली खिलाड़ी हैं। T20 क्रिकेट में 2,000 से ज्यादा रन बनाने वाली वो अकेली खिलाड़ी हैं। और वर्ल्ड कप की आपने बात की तो वर्ल्ड कप में 2,000 रन बनाने वाली भी वो पहली महिला क्रिकेटर हैं। तो इतना लंबा जब उनका करियर स्पैन था, तो अब ऐसा हो गया था कि जब वो उतरती थी कोई न कोई रिकॉर्ड उनके नाम होता था और बीच में उनपे ये भी कहा जाने लगा कि काफी धीमी गति से खेलती हैं। लेकिन उन्होंने तमाम आलोचकों को जवाब देते हुए पिछली श्रृंखला में 2 मैचों में कम से कम पारी के सूत्रधार की भूमिका निभाई। और एक तकनीक की जो बात करते हैं हम क्रिकेट की, जो प्यूरिस्ट क्रिकेट की हम बात करते हैं, जैसे पुरुष क्रिकेट में हम राहुल द्रविड़ को देखते हैं, VVS लक्ष्मण को देखते हैं, वैसे ही इतना ग्रामेटिकली करेक्ट क्रिकेट जिसको कहा जाता है कि विशुद्ध रूप से जो शास्त्रीय शॉट, खासतौर पे उनका कवर ड्राइव जो होता था या उनका बैकफुट पर जो खेल होता था। और बहुत कम लोगों को पता होगा शायद कि वो भरतनाट्यम डांसर बनना चाहती थी जब छोटी थी तो, लेकिन फिर क्रिकेट में चली गई 10 साल की उम्र में, तो क्रिकेट का शौक परवान चढ़ता गया, भरतनाट्यम पीछे रहता गया। लेकिन जो वो फुटवर्क है, उनका फुटवर्क देख के लगता है कि वो उनके अंदर का जो एक शास्त्रीय कलाकार है वो कहीं ना कहीं खेल में भी उसका असर देखने को मिलता है। बहुत ही उम्दा उनकी बल्लेबाजी देखना, मतलब बहुत ही जिन लोगों ने देखी है वो इस अनुभव को बयां कर सकते हैं। तो बिल्कुल विश्व क्रिकेट को उनकी कमी जरूर खलेगी। बिल्कुल मोना, आप महिला क्रिकेट को बहुत करीब से कवर करती रही हैं और अब अगर देखें तो 2020 में मिताली राज को दशक की आईसीसी महिला क्रिकेटर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट अवार्ड और दशक की महिला ओडीआई क्रिकेटर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। और जिस तरह का उनका जो करियर है वो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला कल से शुरू हो रही है। पहला मैच कल शाम 7 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 12 जून को कटक में, तीसरा 14 जून को विशाखापत्तनम में, चौथा 17 जून को राजकोट में और आखिरी मैच 19 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत होंगे, जबकि हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया गया है। कप्तान केएल राहुल और उप कप्तान कुलदीप यादव चोटिल होने के कारण 2020 श्रृंखला में नहीं खेल सकेंगे। तो मोना, ये बड़ा परिवर्तन टीम में अगर हम देखें तो ये अब जो मैच होगा वो ऋषभ पंत की कप्तानी में खेला जाएगा। किस तरीके से देखती हैं आप इस मैच को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी ज्यादातर जो सारे खिलाड़ी हैं वो आईपीएल खेलकर आए हैं और आईपीएल के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ढलना है। सत्र की एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत ही है। अभी काफी क्रिकेट भारतीय टीम को खेलनी है। विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है इसमें, तो काफी जिम्मेदारी केएल राहुल पर बल्लेबाजी की थी। और मैच की पूर्व संध्या पर कप्तान का इस तरह से चोटिल होना, टीम संयोजन पर इसका काफी असर पड़ेगा। और ऋषभ पंत को हालांकि कमान सौंपी गई है, लेकिन एक बल्लेबाज के रूप में भी केएल राहुल की कमी टीम को जरूर खलेगी। और यहाँ पर अब सबकी नजरें हार्दिक पांड्या पर लगी होंगी, जिन्होंने आईपीएल में अपने गुजरात टाइटंस के कप्तान के रूप में पहले ही सत्र में खिताब जीता और बल्ले और गेंद दोनों से जबरदस्त प्रदर्शन किया। काफी समय से भारतीय टीम से बाहर थे, उनकी एक तरह से ये वापसी है। और अब चूंकि वो गेंदबाजी भी कर रहे हैं तो भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो टीम इंडिया है वो अब, जबकि केएल राहुल जो है वो टीम के लिए उपलब्ध नहीं है, उसमें जो है जो ऋषभ पंत की कप्तानी में किस तरह से टीम इंडिया अपना प्रदर्शन करती है। और जैसा कि मोना आपने बोला कि चूंकि अभी हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो आईपीएल खेल के आए हैं, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त प्रैक्टिस और वो, हालांकि अगर हम देखें तो मैच अब जो दिल्ली में हो रहा है यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है ज्यादा, तो उसका किस तरह से देखती हैं आप?
देखिए, इतनी गर्मी है, 45-50 डिग्री तो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उसमें दर्शकों की हालत खराब है, तो मैदान पर खिलाड़ी, मतलब जून के महीने में बहुत रेयर ही होता है कि ऐसा मैच शेड्यूलिंग इस तरह से। और उसके बाद हाँ, अभी T20 प्रारूप खेलकर ही आए हैं और ये T20 ही श्रृंखला खेलनी है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा आवश्यकता थी नहीं यहाँ पर अभ्यास की। सीधे मैच फिटनेस सारी खिलाड़ियों की है ही, फॉर्म भी है, तो सीधे अब ये है कि क्लब वाली मेंटालिटी से निकल के अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना है। बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हमारे खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होना है, जिसके लिए न्यूजीलैंड ने महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में 4 महिला खिलाड़ियों के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू का मौका होगा। अनुभवी कप्तान सोफी डिवाइन को एक बार फिर न्यूजीलैंड की कप्तानी के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के सीईओ डेविड व्हाइट का मानना है कि राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट को फिर से शामिल करना महिलाओं के खेलों को बढ़ावा देने का एक शानदार मौका है। राष्ट्रमंडल खेल 29 जुलाई को एजबेस्टन में शुरू होंगे। तो अब जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें, उसमें जो है क्रिकेट होगा, किस तरीके से देखती है मुन्ना? नहीं, काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी, एक ही बार क्रिकेट हिस्सा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का, और महिला क्रिकेट काफी उत्साह है महिला क्रिकेटरों में भी इन खेलों को लेकर, क्योंकि आमतौर पर पुरुषों की तुलना में उतना क्रिकेट उन्हें खेलने को नहीं मिलता है, और छोटे प्रारूप का खेल इसमें होना है तो रोमांचक। अब तो बल्कि कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगा है कि T20 ऐसा प्रारूप है जो सदाबहार साल भर खेला जाता है, और अब बहु खेल स्पर्धाओं में भी T20 का पदार्पण होने जा रहा है, तो दर्शकों को मनोरंजन की पूरी सौगात इसमें मिलेगी और एक अच्छा मंच होगा महिला क्रिकेटरों के लिए, खासतौर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें देखना होगा कि जो खिलाड़ी हैं वो किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। और क्रिकेट में वैसे तो कई रिकॉर्ड बने हैं और टूटे भी हैं, लेकिन आज बेंगलुरु के अल्लुरू क्रिकेट स्टेडियम में अनोखा रिकॉर्ड बना है। यहां रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बंगाल की पहली पारी में उसके सभी 9 खिलाड़ियों ने अर्धशतक जमाए हैं, जबकि 10वां खिलाड़ी अपनी पारी का इंतजार ही करता रह गया। इन 9 खिलाड़ियों में बंगाल के खेलवंती मनोज तिवारी भी थे, जिन्होंने 173 गेंद में 73 रन की पारी खेली। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक टीम की ओर से एक ही पारी में 9 खिलाड़ियों ने अर्धशतक लगाए हों। 88 साल के रणजी इतिहास में बंगाल ऐसा करने वाली पहली टीम बनी। बंगाल ने झारखंड के खिलाफ अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 773 रन बनाकर पारी घोषित की है। उसकी ओर से बल्लेबाजी करने उतरे सभी 9 खिलाड़ियों ने 50+ का स्कोर किया। इनमें से 2 ने अपने अर्धशतक को शतक में तब्दील किया है। तो ये बहुत बड़ा जो आंकड़ा है, रनों का अंबार लगा दिया है जिस तरीके से बंगाल ने 7 विकेट पर 773 रन, वो भी पारी घोषित कर रहे हैं। किस तरह से देखती हैं मुन्ना? देखिए, पूरे दोनों दिन बंगाल के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, और उसमें जो उनके सलामी बल्लेबाज हैं अभिषेक, वो तो रमन चोटिल हो गए थे। उसके बाद आके उन्होंने 61 रन बना दिए। फिर सुदीप घारामी 186 रन बना के गए। अनुस्तुप मजुमदार ने शतक बनाया। मनोज तिवारी, अभिषेक पोरेल, शहबाज, सभी जिसको मौका मिला सबने अच्छी पारियां खेली, और निश्चित तौर पर 700 से ऊपर का रन अगर कोई टीम बना लेती है तो सामने वाली टीम वैसे ही इतने मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाती है कि बल्लेबाज कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और ये अजीब सा है कि रणजी ट्रॉफी, देखिए 5 दिन के क्रिकेट की यही खूबी होती है कि कल एक और मैच में मैं देख रही थी, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के मैच में एक ही दिन में 21 विकेट गिर गए, और यहाँ देखिए रनों का पहाड़ खड़ा हो गया। मतलब एक पल पल हर सत्र में जो खेल बदलता है, ये वाकई में इतना रोचक है रणजी मुकाबले देखना। बिल्कुल, और सुदीप कुमार घरामी की प्रशंसा करनी होगी कि 186 रन की शानदार पारी उन्होंने खेली है। उनका साथ दिया है अनुस्तुप मजुमदार ने, जिन्होंने 117 रन बनाए। और बिल्कुल सही बात है कि शाहबाज अहमद और अभिषेक पोरेल, जिसकी भी अगर हम बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, ज्यादातर खिलाड़ियों ने 50+ रन बनाए हैं, और विकेट लेना एक बहुत कठिन हो गया था। और अगर इसकी बात करें तो शांत मिश्रा ने 3 विकेट लिए हैं, शाहबाज नदीम ने 2 विकेट, अनुकुल रॉय ने 1 और राहुल शुक्ला को 1 विकेट मिला है।
और बात करते हैं खेलो इंडिया की। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में पंजाब के शुभकरण सिंह ने चक्का फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। हरियाणा की अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता है। महाराष्ट्र की संयुक्ता ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने रिदमिक जिम्नास्टिक में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अंडमान निकोबार की सेलेस्टिना चिलोब्रो ने कल साइकिलिंग में अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। महाराष्ट्र जो है, अगर हम देखें तो वो हरियाणा को पीछे छोड़कर तालिका में सबसे आगे है, 24 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर है। हरियाणा जो है वो 23 स्वर्ण के साथ दूसरे और मणिपुर 12 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है। तो यहां पर खेलो इंडिया युवा खेल में जिस तरीके से रिकॉर्ड बन रहे हैं, बहुत सारे नेशनल रिकॉर्ड्स टूटे हैं, इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बने हैं और अब एक एक खिलाड़ी जो है अगर 5-5 पदक जीत रहा है। मुना, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस प्रतियोगिता को? देखिए, बिल्कुल ये जो संयुक्ता ने 5 पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं लयबद्ध जिम्नास्टिक में, उसी से ये फर्क हुआ है। नहीं तो हरियाणा कल रात तक शीर्ष पर चल रहा था और कल ही संयुक्ता ने ये पूरी पदक तालिका बदल कर रख दी। और ये रस्साकशी दोनों में जब कुश्ती के मुकाबले आते हैं तो हरियाणा ऊपर हो जाता है। और ये पावर हाउसेस हैं। हरियाणा की हम बात करें, महाराष्ट्र की हम बात करें, मणिपुर की हम बात करें, यहाँ से खिलाड़ियों के पदक जो मिलने हैं, खिलाड़ियों को जो पदक मिल रहे हैं और जिस तरीके का प्रदर्शन है वो अपेक्षित है। और इन खेलों में उम्मीद ये की जा रही है कि जो देश के कोने कोने से खिलाड़ी यहाँ आए हैं तो कुछ नई प्रतिभाएं निकलकर कोई नए रीजन से आकर पदक जीतें और अपनी प्रतिभा का परिचय दे। तो वो कई नए खिलाड़ी, जैसे आपने कहा, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, नए प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इन खेलों का मकसद ही यही है कि जो नई प्रतिभाएं हैं वो सामने आए और उनको और पुष्पित पल्लवित होने का मौका मिले। बिल्कुल। और इस बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के युवा कबड्डी चैंपियंस को सम्मानित किया। खेल मंत्री ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम का औचक दौरा किया, जहां उन्होंने न केवल हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच महिलाओं के फाइनल कबड्डी मैच को देखने का आनंद लिया, बल्कि उन्होंने विजेता कबड्डी टीमों को पदक देकर भी सम्मानित किया। तो हमारे जो खेल मंत्री हैं वो इस समय पूरी तरीके से इस पूरे इवेंट पर नजर रखे हुए हैं, खुद पर्सनली। जैसे कि इसमें भी हमने देखा कि वो उद्घाटन समारोह में भी पूरी तरह से एक्टिव थे। और जितने भी खिलाड़ी, सबसे बड़ी बात है, जो जीत रहे हैं उसको वो ट्वीट करते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं। मना, देखिए, अगर आपके खेल मंत्री का खेलों से जुड़ाव हो और कहीं न कहीं उनका खेलों से संबंध बहुत पुराना रहा है और वो नजर भी आता है हर किसी आयोजन के लिए। अभी विश्व साइकिलिंग रैली थी, उस दिन भी वो सुबह 6:30 बजे साइकिलिंग के लिए तैयार थे। और यहाँ पर भी जिस तरह से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। औचक दौरे कर रहे हैं। मैच के बीच में अचानक दर्शक दीर्घा में आप खेल मंत्री को बैठा हुआ पाते हैं तो निश्चित तौर पे खिलाड़ियों का मनोबल इससे काफी बढ़ता है। और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला और पुरुष वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तो यहां पर पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन अभी हालांकि फिलहाल शुरुआती मुकाबले हैं। और इसके साथ ही अवनी लेखरा ने टोक्यो 2020 खेलों के बाद अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में देश के लिए पेरिस 2024 पैरालंपिक कोटा हासिल किया है। उन्होंने R2 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 गोल्ड के लिए प्रभावशाली 250.6 स्कोर के साथ अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए अवनी लेखरा को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आप सफलता की नई ऊंचाइयां छूते रहें और दूसरों को प्रेरणा देते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विश्व रिकॉर्ड के लिए अवनी लेखरा को बधाई, क्योंकि उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई है। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है, चलते चलते खेल खबरों पर डालते हैं एक नजर। मुख्य समाचारों पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला कल से शुरू हो रही है। भारतीय महिला क्रिकेट अनुभवी खिलाड़ी मतिरादी राज ने की संन्यास की घोषणा। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला और पुरुष वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और अवनी लेखरा ने टोक्यो 2020 खेलों के बाद अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में देश के लिए पेरिस 2024 पैरालंपिक कोटा हासिल कर लिया है। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मोना, आप हमारे स्टूडियो में ही तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।